बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने लगे हैं आपकी बुक की एग्जाम्पल सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन की। मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज भेजे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, क्यों नहीं किए भाई? 60 पेजेस हैं वो और हर चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। थोड़े थोड़े करो, सारे एक साथ नहीं करना। भले दो दो चैप्टर के कर लो, ज़्यादा नहीं है। एक चैप्टर के 10 एमसीक्यूज रखे हैं मैंने, थोड़े थोड़े करके कर लो। और इससे फ़ायदा पता है क्या होगा? टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। मजाक मजाक में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा सिर्फ 10 एमसीक्यूज करने से। ओके, तो एमसीक्यूज बराए मेहरबानी याद से कर लीजिएगा। पास पेपर का टाइम मैंने आपको मार्च 2026, रोज पूछ रहा हूँ, जल्दी कर लो। चलें, तो हम लोग शुरू करते हैं। एबीसी लिमिटेड डील्स रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014 एंड द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। भाई क्या सवाल कर रहा है? बोल रहा है कि प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताओ 2014 के लिए, और एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट का कोई इस्तेमाल होगा इसके अंदर, जैसे इसने रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे लग रहा है कोई इस्तेमाल होगा, उसका इम्पैक्ट बताना है। तो चलो सवाल पढ़ते हैं, फिर कुछ हमें पता चलेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली। ABC Limited deals in manufacturing and marketing of perfumes. The company has three brands to cater different classes of customer. The selling prices and contribution margin for the year 2013। ख्याल रखना 2013 का डेटा है और आपसे क्या बोल रहा है? 14 का निकालना है। ए बी सी सेल्स प्राइस गिवन है, तीनों की कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है। टोटल सेल फॉर द ईयर 2013 कितनी है? इतने मिलियन की। सेल्स वॉल्यूम रेशो कितना है? सेल्स वॉल्यूम रेशो का मतलब क्या मतलब है इस बात का? सर अगर मैं इनका सम करना 2, 3 और 5 का 10, अगर मैं 10 यूनिट बेचता हूँ टोटल, तो उसमें से 2 यूनिट होते हैं ए के, 3 यूनिट होते हैं बी के, 5 यूनिट होते हैं, ये मेरी अप्रोच है। रिस्पेक्टिवली द फॉलोइंग एस्टिमेट्स पर्टेन टू द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014। द एवरेज सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 14% एंड 8%। सर एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी एवरेज सेल्स प्राइस है वो कितने से बढ़ जाएगी? 14% से। और वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? 8% से। द नॉर्मल मार्केट ग्रोथ इज 5% पर एनम। मार्केट ग्रोथ का मतलब, हाँ भाई, मार्केट में ग्रोथ आ जाएगी, फिर मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम 5% से बढ़ रहा है, ठीक है। However, the company plans to launch an aggressive marketing campaign for which additional advertisement budget of rupees 250 million has been approved. सर 250 मिलियन की हम एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, तो फिर हमारी ग्रोथ इससे ज्यादा होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए? With increased advertisement, increase in sales volume for A, B and C has been forecasted at 15, 12 and 10% respectively। मतलब नॉर्मली तो 5% की ग्रोथ होती है, लेकिन हमारी कैंपेन की वजह से कितनी होगी हमारी ग्रोथ? 15, 12 और 10% रिस्पेक्टिवली। तो अब मुझे बताओ कि मेरा प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा होगा। सबसे पहले मुझे इसमें निकालना क्या है? अप्रोच समझे, गलत। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना 2014 का। रिक्वायरमेंट पहले, रिक्वायरमेंट से मैं फर्दर रिक्वायरमेंट ड्राइव करूंगा। अप्रोच समझो सवाल करने की, मैंने यही चीज सिखाई है। सही है। सीएम क्या निकालना है फॉर 2000? अब इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। और वो भी 2014 की, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो मेरे पास आ रही है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है ये तो इसको मुझे कंट्रीब्यूशन निकालते हुए कंसीडर करना है? नहीं करना। तो मुझे जो मेनली काम करना है वो इनके रेशोज पे करना है, वो इनके जो इंक्रीज आ रहा है परसेंटेजेस के अंदर, मुझे उस पर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे सेल्स प्राइस निकलवा दें, सबसे पहले मुझे सेल्स प्राइस निकलवा दें। 1 पॉइंट, चलो आओ इम्पैक्ट लेते हैं। ए बी और सी, ए बी और
सी। अगेन तीनों की निकलवाऊं या सिर्फ एक की निकलवाऊं? तीनों की निकलवाऊं? नहीं, पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, अगर बोलेंगे तीनों की निकलवा दो। एक की भी नहीं निकलवा रहा? नहीं नहीं, एक की भी नहीं निकलवा, मेरी मर्जी है। सेल्स प्राइस, अच्छा करंट सेल्स प्राइस बताओ पहले, क्या क्या चल रही है? ऊपर लिखी हुई है, कितनी है? 10,000, 8,000 और 5,000। सेल्स प्राइस गिवन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है, तो वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हो मुझे कितनी है? बल्कि छोड़ो, पहले इसको एडजस्ट कर लें, फिर निकाल लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स प्राइस एडजस्ट करवाओ, सवाल है ना हमारे पास, बताओ। 14% से सेल प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो मैं इसको क्या बोलूँ? रिवाइज्ड नहीं, प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी? 11,000। इसमें आपने किसका इम्पैक्ट लिया है? सिर्फ 11,000, और इसका 9,100 एंड, और इसका 5,000। 11,400, 9,120 और 5,000, ये आ गए तीनों के प्रोजेक्टेड सेलिंग प्राइस। अगला काम मुझे क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट या वॉल्यूम? चलें वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले, एक ही बात है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पहले? सर पहले की आ रही है 5,000, और ये मैंने कैसे निकाली होगी? ये मैं ऐसे कह सकता हूँ, ए, अगर मैं सेल प्राइस को ए का नाम दे दूं, और हम नीचे कंट्रीब्यूशन भी लिख लेंगे। मैं क्योंकि अभी आपको समझा रहा हूँ तो ये बात यहाँ नोट नहीं करा, आप कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे। तो मैं वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूँ? ए माइनस बी करके, सिंपल। बताओ। 5,000, 5,000, 3,000। सर ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को कितने से बढ़ाना है? 8%। तीनों को या अलग अलग रेट है? तीनों को 8% से बढ़ाते हैं। प्रोजेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट कितना? 5,000। चलें, प्रोजेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट आ गई, प्रोजेक्टेड सेलिंग प्राइस आ गई। क्या इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए आप मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन बता सकते हैं? प्रोजेक्टेड सीएम फॉर, अच्छा एडवर्टाइजमेंट का जो इम्पैक्ट आ रहा है, क्या उसकी वजह से मेरे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कोई इम्पैक्ट आएगा? तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कंट्रीब्यूशन तो एक ही निकलेगा। हाँ अलबत्ता, मेरी क्वांटिटीज़ में इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्वांटिटीज़ मेरे पास दो किस्म की निकलेंगी, एक विद एडवर्टाइजमेंट और एक दोनों निकलेंगी। क्योंकि उसने मुझे क्या बोला है रिक्वायरमेंट के अंदर, क्या आपने, मैं रिक्वायरमेंट पे दोबारा आ जाता हूँ एक बार। उसने मुझे क्या बोला है कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली मुझे कंट्रीब्यूशन विदाउट एडवर्टाइजमेंट भी निकालना पड़ेगा। और क्लियर है ये बात? विदाउट एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? कितने की ग्रोथ, और विद एडवर्टाइजमेंट का मतलब कितने की ग्रोथ। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। सीएम आ जाएगा, प्रोजेक्टेड क्वांटिटीज निकाल लोगे दोनों पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद इम्पैक्ट बताना है ना उसे, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पहले वाला कंट्रीब्यूशन निकालोगे, बोलोगे विदाउट एडवर्टाइजमेंट करो, लेट से। क्या है ये, किस चीज का सवाल है? अभी ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, बता नहीं रहे कि देख ही नहीं रहे क्या बोर्ड पे? हैं, मुझे तो लग रहा है देख ही नहीं रहे थे हम बोर्ड पे, सो रहे थे क्या? देख भी रहे थे, नहीं देख रहे थे? या रिपीट करूं सब कुछ? की बात है। जवाब तो नहीं पड़ा था।
इम्पैक्ट बताने की वजह से मुझे क्या आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है? इम्पैक्ट की वजह से मुझे पहले वाला कंट्रीब्यूशन निकालना है और फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद जो कंट्रीब्यूशन है। तो ये सवाल ब्रेक इवन के साथ साथ किस चीज का है? किस चीज का? तो अगर सवाल की रिक्वायरमेंट इतना सा कहती कि मुझे बताओ एडवाइस, एडवाइस कि मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हो गया ना डिसीजन मेकिंग। कैलकुलेशन तो आपने सारी कर ली, बस एक लाइन डालनी है एडवाइस वाली कि एडवाइस कर दो। आप बोलते हो कि भाई जिसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है वो वाला काम कर लो। बात समझ आ रही है? कंट्रीब्यूशन ही, सॉरी प्रॉफिट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो सेम होगा। चलो, प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मेरे पास 2014 का कितना निकल रहा है? 11,400 माइनस 5,400। मैं इसको नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि ये माइनस करना है। कितना? 6,000 और 3,700, 2,460। ठीक है। अच्छा, इसके आगे परसेंटेजेस बताते रहना कि वेरिएबल कॉस्ट को कितने से बढ़ा रहे हो, सेल्स प्राइस को कितने से बढ़ा है। सीएम आ गया प्रोजेक्टेड। अगला काम मैं क्या करूंगा? कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, बता दो कि बिना करके 8% से बढ़ा रहे हो, काफ़ी है। पूरी एक एक चीज़ की वर्किंग करना इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे हो ना 3-4 प्रोडक्ट्स आ रही हो, अगर एक आध प्रोडक्ट हो तो कर देना, लेकिन परसेंटेजेस फिर भी बताना ताकि नंबर वेरीफाई हो सके। अच्छा, कंट्रीब्यूशन तो आ गया। अब अगला काम मैंने क्या बताया, क्या करता हूँ? क्या चाहिए मुझे? क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज बेचूंगा? देखो बात समझो, 2 मिनट के लिए बात समझो। मेरे पास कंट्रीब्यूशन तो हर सूरत 6,000 है, सही है। फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? नहीं दी हुई। इसने मुझसे पूछा कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये बताओ। पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई ना, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। मैंने कहा ये रही प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन, सही है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? इम्पैक्ट बताओ। अब जरा सोचना कि मैं अभी जितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट के बाद भी कंट्रीब्यूशन उतना ही कमाऊंगा या ज्यादा कम हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन तो उतना ही रहेगा ना। तो अब खेलोगे किस चीज के अंदर? यूनिट्स के अंदर, वॉल्यूम के अंदर। तो अब जरा सोचना, मैं अगर यूनिट्स बढ़ा दूंगा तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा? अगर मैं यूनिट्स बढ़ा दूंगा तो मेरे पास टोटली क्या बढ़ जाएगा? मेरे पास मार्जिन बढ़ जाएगा फिक्स कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करने का। तो मैं मार्जिन, अब जरा समझो इसकी लॉजिक। कह रहा है कि अभी जितना कमा रहे हो, कितना मार्जिन बढ़ाऊं कि एटलीस्ट मेरे 250 मिलियन की वो तो कवर हो जाएगी ना। ये बता दो मुझे कि तुमने एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर करी? 250 मिलियन की करी। वो सवाल कर रहा है कि मुझे इतना सा बता दो कि 250 मिलियन की तुम अभी इनकर करो तो तुम्हें एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना मिलना चाहिए, एडिशनल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? नहीं समझ आई? अभी अज्यूम करो जब मैं कंट्रीब्यूशन को यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1,000 रुपए का। अभी कितना कमा रहे हो? 1,000 रुपए अवेलेबल है तुम्हारे पास अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, सही है। मेरा सवाल है कि मैं इसमें 250 रुपए का खर्चा और करूंगा। 250 रुपए का खर्चा, 1,000 रुपए का खर्चा ऑलरेडी कर रहा हूं, तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा? आऊंगा नहीं आऊंगा? 1,000 रुपए मैं कमा रहा हूं और 1,000 रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो हो गया ना ब्रेक इवन। मैंने कहा मैं 250 रुपए का खर्चा और कर रहा हूं, अब मैं ब्रेक इवन से नीचे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा? नीचे जाऊंगा। तो मुझे अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, बता रहा है वो कि 15%, 12% से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है वॉल्यूम बढ़ने के बाद अल्टीमेटली तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा वो बढ़ जाएगा। अज्यूम करो वो बढ़ के हो गया 1,300। मेरा आपसे सवाल, इंक्रीज कितने से आया और ये किस वजह से आया? एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो अगर ये 300 रुपए का जवाब आ रहा है कितना खर्चा करके, तो मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इतना सा सवाल है उसके मासूम का, ये मासूमाना सवाल है उसका। क्या देता है?
हम्म, नहीं नहीं, टोटल है ना, इस तरह सोचा है ना। उसने क्या बोला, अच्छा आपकी वाली बात होती सही, मैं बताता हूँ किस सूरत में अगर वो लिख के देता, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके। नॉर्मल मार्केट ग्रोथ हमारे पास कितनी है, हाउ एवर कंपनी का इरादा है कि वो अग्रेसिव मार्केटिंग करे, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम हैज बीन फोरकास्टेड एट दिस। तो 5% की होगी, लेकिन अगर वो एडवर्टाइजमेंट करे तो वो 5% नहीं बल्कि कितनी हो जाएगी, ये मतलब अगर वो ये कहना चाहता ना कि 5% तो वैसे भी होगी, बल्कि एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उसके बाद भी मजीद होगी मतलब, लेकिन लॉजिकली सोचो कि 5% तो अगले साल होगी, तो उसका 15% कब होगा, अगर होगा तो उसके भी अगले साल होगा ना। हम इतना आगे का थोड़ी सोच रहे हैं, हम तो अगले साल का सोच रहे हैं। तो अगले साल के लिए कभी भी लॉजिकली ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि 5% का 15% लूं मैं लॉजिकली, लेकिन अगर आई कैप बोल दे स्पेसिफिकली तो मान लेना, नॉर्मली ये चीज नहीं हो सकती। एक सवाल आपने मुझसे लेबर कॉस्टिंग का किया था, याद होगा वो, तो मैंने दोनों की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली पढ़ा, कोई फर्क नहीं मिला मुझे उसके अंदर, सिर्फ आई कैप की हरकत थी। मैं खुद मैंने इसीलिए उसका जब मैं जवाब नहीं दे सका, मैंने उसको ध्यान से दो दो दफा पढ़ा कि शायद कोई बात ऐसी कर रहा हो जिसमें वो ये बोल दे कि नहीं यार इसमें ऐसे उसमें वैसे, दोनों में सेम बात है। दोनों में उसने सेम बात की है, फिर भी ये वाली हरकत कर रहा है वो। तो मैंने कहा इसको क्लास में बताऊंगा ये कि इसमें क्या मसला है। चलो अब क्वांटिटीज निकाल लें, क्वांटिटीज निकाल लें। तो पहले मुझे 5% वाली बता दो, फिर 15 और 12 वाली बता देना, सिंपल इतना सा काम है। अभी कितनी क्वांटिटीज हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो ये है सर, इतना आसान काम है, बस क्वांटिटीज निकालनी है। अब क्वांटिटीज निकालने के लिए क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। अभी कितनी सेल हो रही है, 2 3 5, कितने में से, 2 3 5, लेकिन क्या टोटल सेल तुम्हारी 10 की है, कितने की है पता नहीं। देखो एग्जामिनर ने अगर सवाल में कोई नंबर दिया है ना, तो वो बेवकूफ नहीं है, उसने कुछ सोच समझ के कुछ ना कुछ ऐसा करो कि बोलो हर नंबर का कहीं ना कहीं घुसा दूं मैं इस्तेमाल। कितनी सेल है, 15,600 यूनिट्स, फिर मिलियन, और ये क्या है, मुझे रास्ता बता दो, ब्रिज बना दो बीच का, दो अलग अलग पहाड़ हैं। बोले पहली अप्रोच, और कोई कंट्रीब्यूट कर, एक रास्ता नहीं 10 रास्ते। आप सही कह रहे हो, कर लो पहले, सही कह रहे हो, करो शुरू। कोई और रास्ता बताना चाहे, हाँ पहले वाली लेंगे, पुरानी वाली, क्योंकि जो 5%, सॉरी 5 नहीं, जितना भी इंक्रीज आया था 14% था शायद, 14% का इंक्रीज अगले साल के लिए, इस साल के लिए नहीं है। ये क्वांटिटीज इस मतलब रेशो तो सेम रहेगा, लेकिन जो सेल्स है वो इस साल की है, तो सेल्स प्राइस भी इस साल की लो। दूसरा तरीका, पहले बताएं तो सही, सर सेल्स प्राइस है 10 रुपए, हमने क्या नाम दिया था सेल्स प्राइस को, ए। तो मेरे पास सेल्स कितनी हो रही होगी इन रेशो, अगर मैं बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, कितनी हो रही होगी, 2 इंटू 10,000 20,000, और लेकिन अगेन ये मेरी सेल्स क्या है, सेल्स रेशो है। पहले मैंने जो सेल्स रेशो निकाला था वो क्वांटिटीज का था, अब जो मैंने सेल्स रेशो निकाला है वो इन टर्म्स ऑफ सेल्स इन रुपीज है। मेरी सेल्स इन रुपीज कितनी है, 15,000, ये 69,000 क्या है, मतलब ये टोटल ये रुपीज इन मिलियन नहीं, ख्याल रखना, ये तो जस्ट एक नंबर निकाला है हमने टू कैलकुलेट। अब जरा सोचना, मुझे निकलवा दो कि ए की कितनी सेल होती है, बी की कितनी सेल होती है, सी की कितनी सेल होती है।
सेल्स ब्रेकअप नाम दे दो इसे, तो मुझे ब्रेकअप निकाल के दो कैसे। ये डी नंबर है, अब मुझे काम करना है, देखो वर्किंग समझना। मैं ये कह रहा हूं 15,600 मिलियन में से, सॉरी 69,000 में से 20,000 की सेल होती है ए की, तो डी डिवाइड बाय, बात समझ में आई। तो मुझे ये बताओ कि 15,600 मिलियन में से कितनी सेल होगी, मल्टीप्लाई बाय, आई बात समझ, निकालो। सर 20,000 की सेल होती है 69,000 में से, तो 20 अपॉन 69, 20 अपॉन 69 भी कर सकते हो, और मल्टीप्लाई कर दो 15,600 मिलियन से। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, नंबर्स में मत उलझना। 4,522 मिलियन, इसकी भी बताओ, सबकी बताओ। हम्म 5,000 5,652, इन तीनों का सम किसके बराबर आ रहा होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई, मैंने क्वांटिटीज को कन्वर्ट किया सेल्स इन रुपीस में, मैं एक और काम भी तो कर सकता हूँ कि मैं जो 15,600 की सेल्स है उसको क्वांटिटीज में ले जाऊं, उल्टा काम भी तो कर सकता हूँ ना। दोनों तरीके वैलिड हैं, जो जिसको आसान लगे। वो कैसे होगा, कैसे, किसको किससे डिवाइड करूं, किसको किससे डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा, और फिर उसका क्या करूं। हाँ भाई, नहीं, क्यों नहीं। इस 15,600 मिलियन में टोटल सेल्स इन यूनिट्स कितने हैं, वो कैसे पता चलेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक वेटेड एवरेज सेल्स प्राइस निकाल लूं, क्या ख्याल है, निकाल सकता हूं। वेटेड एवरेज सेल्स प्राइस कैसे निकलेगी, तीनों यूनिट्स की एक एवरेज सेल्स प्राइस निकाल के दे दो मुझे। अगर ये 10 के बंच में बिकते हो तो इनकी सेल्स प्राइस क्या होगी पूरे बंच की। मैं ये कह रहा हूं एक दुकान है, उस पर एक पैकेट मिलता है 10 यूनिट्स का, उसमें 2 यूनिट ए के हैं, 3 यूनिट बी के हैं और 5 यूनिट सी के हैं, तो इस पूरे बंच की प्राइस क्या होगी। कैसे निकाला, ठीक है, ये मेरे उस बंच की प्राइस आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें मौजूद हर एक प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस बता दो, तो डिवाइड किससे कर दोगे, 10 से। क्या आंसर आ रहा होगा, श्योर, 10 से, 10 आंसर आएगा। नहीं, 21,000 आएगा, पक्की बात है। नहीं यार, गलत लग रहा है मुझे। अभी सिर्फ मुझे वो डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है एवरेज, मुझे गलत लग रहा है ये। क्योंकि देखो 10 18 और 10 8 और 5 है, तो 21 तो एवरेज बन ही नहीं सकता ना, एवरेज तो इनके बीच में होगा। फिर भी नहीं बनेगा, एवरेज इसके बीच में ही आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में आएगा। कैलकुलेशन एरर है। 6900 हो सकता है, 6900, मैंने यही कहा कि कभी भी 10 से एक्सीड नहीं करेगा और 5 से कम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वो बाउंड्री है। चलो आगे चलें। 6900 मेरे पास एक वेटेड एवरेज सेल्स प्राइस आ गई, आ गई। अगर मैं अभी की सेल्स को डिवाइड कर दूं इससे, तो मुझे क्वांटिटीज मिल जाएंगी, निकाल लो। 15,600 मिलियन डिवाइड करो उससे,
क्या करना है? 15,600 मिलियन की टोटल सेल है। अभी आपने निकाली वेटेड एवरेज सेल्स प्राइस, तो मुझे क्वांटिटीज मिल जाएंगी तीनों की कंबाइंड कितनी है। देखो समझो, ये उस बंच में मौजूद एक प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस है कितनी, 6,900। तो मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूं भाई, मेरा सवाल है कि 15,600 मिलियन की सेल हुई है, तो मुझे ये बताओ कि अगर एक यूनिट की एवरेज प्राइस 6,900 है तो कितने यूनिट्स बिके, यही तो निकालना है। 2.26 मिलियन, तो मतलब 2.96 मिलियन, 2.26 मिलियन, ये मेरे पास क्या है, यूनिट्स। एक यूनिट नहीं, टोटल यूनिट्स। अब इसमें से एक कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, और ऐसे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10। ये मैंने दूसरा तरीका बताया, मेरा वाला भी नहीं चल रहा। सही है, अब इस तरीके से बता दो अगर वो निकाल लिया है तो। ये आराम से क्या, यार मैं रास्ते बता रहा हूँ, आसान मुश्किल की बात नहीं है, मैं मुख्तलिफ रास्ते बता रहा हूँ, मुझे एक एक रास्ता सबको याद नहीं रहता। चलो, अब क्वांटिटीज निकाल के दे दो। 4,522 मिलियन ये सेल्स है इन रुपीस। क्वांटिटीज बता दो इसकी, इसको किससे डिवाइड करूं कि सेल्स आ जाएगी, सेल्स इन, जी भाई बता दो भाई, किससे डिवाइड कर दूं। सर ये तो आसान है, ये मुश्किल थोड़ी है, वो मुश्किल है। अबे आसान वसान कुछ नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते जा रहे हो। अबे भाई क्या मतलब, बेसिक मैथ भूल गए, नीचे मैंने सेल्स लिखवाई है, ये क्या है, तो क्वांटिटी कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई करके। फैमिली देख रही है, गाली वाली नहीं दे सकता यार भाई। हम ऐसे क्यों होते, हम शुरू में बहुत अच्छे होते, आखिर में क्या होता है ये, आखिर में क्या होता है, या तो आज नींद पूरी नहीं हुई हमारी। किससे डिवाइड करूं, 700 से कर दो भाई। 4,522 मिलियन को 10,000 से डिवाइड करो, इसको इसकी सेल्स प्राइस कितना, इसका 4522, अच्छा, मिलियन, 0 पॉइंट, ओके, 2308 क्या है भाई, 1.13, दोबारा देख लो, और इनका टोटल कितना, जरूरत नहीं है वैसे, इसकी निकाल दिया मैंने, जरूरत नहीं। ये क्वांटिटीज हैं जो पहले सेल हो रही थी, आ गए रास्ते पे अपने, अभी हम जो गए थे ना वो जंगल में लकड़ियां तलाश करने गए थे, अब आग लगाते हैं आ जाओ। अब मुझे बताओ कि नॉर्मल सूरत हाल में कितनी सेल्स होगी प्रोजेक्टेड, आवाज क्यों नहीं निकल रही सबकी, एफ, तो बस सिंपल सा काम है, एफ को कर दो 1.5%, बताओ मुझे इसका 5% इंक्रीज, 0.4, 0.71, तेज भाई तेज, 119, तो 712 कर दो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा आंसर। चलो टोटल की जरूरत नहीं, प्रोजेक्टेड सेल्स आ गई। अब अगला काम मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करता तो मेरे पास सेल्स कितनी आती। चलो, एडवर्टाइजमेंट की वजह से इंक्रीज कितना आएगा,
इंक्रीज कितना आएगा? 15%। पहले वर्किंग कर लूँ ना एक साथ, फिर निकाल लूंगा आखिर में। 12%। ओके, अब मुझे इसके बाद, इस इम्पैक्ट के बाद के प्रोजेक्टेड सेल्स बता दो। तो मैं इसके आगे एडवर्टाइजमेंट लिख लूँ, एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्टेड सेल्स। वो कैसे निकलेगी? एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। एफ के बाद जी आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी। क्या खैर है, जेड भी लगा दूंगा तो मान लेंगे, हमारा क्या। अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? पता है, 26 होते हैं। एक आध तो ऊपर नीचे है। उर्दू के नहीं पता भाई। सिंधी के पता है। 52 सिंधी के पता है। सिंधी वाले मुझसे मेरी कभी नहीं बनती थी। क्या? यही तो मसला है, सिंधी वाली मुझसे मेरी कभी नहीं बनती। 50 में से 25 नंबर आते थे मेरे। मुझे सलील करती थी, मुनीब तुम ये नहीं करते। मेरी कॉपी सिंधी की लाल होती थी पूरी। अगर कभी मेरी कॉपी चेक नहीं हुई और किसी बच्चे ने गलती से कल का काम उसमें से कर लिया, तो वो मुझे गालियां देता था, क्योंकि फिर उसकी भी लाल होती थी कॉपी, मेरी भी लाल होती थी। मेरी इतनी बुरी थी सिंधी। तो वो मिस भी कहती थी तुमने भी इसकी कॉपी ले ली, तुम्हें कोई और नहीं मिला था क्लास में। एफ मल्टीप्लाई बाय जी। पता नहीं क्या मसला था यार, कोशिश बहुत करता था सिंधी सीखने की, लेकिन आती नहीं थी, अजीब सी थी। चलो, 0.5, 0.76। कोई दूसरी क्लास है भी आप लोगों की? उसके बाद डीएसआर वाले तो अभी समाप्त होंगे, सेकेंड क्लास। 1.24 एडवर्टाइजमेंट की वजह से मेरी सेल्स आ गई प्रोजेक्टेड। चलो भाई, सारा काम हो गया। अब जल्दी जल्दी से कंट्रीब्यूशन निकाल लो। पहले वाला तो निकल चुका है, तो इसको मैं एक तरह का आंसर डिक्लेयर कर देता हूँ, लेकिन इसको अलग से दिखा देना फ्रंट पे लाके, एक प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। मगर यही आपका आंसर है पहली रिक्वायरमेंट का। ठीक है, चलो अब अगला काम। अब मुझे प्रोजेक्टेड सेल निकालनी है एडवर्टाइजमेंट के बगैर और एडवर्टाइजमेंट के बाद। प्रोजेक्टेड सेल्स आ गए, सॉरी, मुझे प्रॉफिट निकालना है उससे पहले और उसके बाद। चलो, प्रॉफिट बिफोर एडवर्टाइजमेंट कितना है? ई एफ जी एच, सही है। अब मुझे बताएं कि मेरी प्रोजेक्टेड सेल्स है इतनी विदाउट एडवर्टाइजमेंट, ऐसा ही है। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? जी। कैसे पता चलेगा कि कितनी मेरे पास अवेलेबल है पैसे, मार्जिन कितना अवेलेबल है फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए? सिंपल। डर क्यों रहे हो भाई इतना? मैं क्या मारूंगा थोड़ी। 0.47? क्या मारूंगा थोड़ी यार, क्या हो गया, इतना डरते क्यों हो भाई मुझसे? 0.47 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दोगे जो ऊपर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ताना ही मारूंगा ना ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या करूंगा मैं? 6,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.47 मिलियन से। 2,820। 2,820, एक सेकेंड। जी, मिलियन। आगे 0.712 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3,720 से। क्या आंसर आएगा? 2645, 49 आ रहा है। चलो खैर है, थोड़ा बहुत।
एक आध मिलियन का फर्क है। हाँ, 1.19 को मल्टीप्लाई कर देना 2460 से, 2027। ठीक है, अब आप इनका टोटल करके भी डिफरेंस निकाल सकते हो और आप इनका इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके हमारे पास, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं। आफ्टर एडवर्टाइजमेंट कितना, सिंपल है, वही जो कंट्रीब्यूशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो इन वाली वैल्यूज से। थर्टी 100 क्या वो आपका नहीं आ रहा? ओके ओके, कोई बात नहीं। उसका 2400 कुछ था शायद, 2460, 2460 मल्टीप्लाई 1.24, 3000। अगेन यहाँ पर जरूर एक थोड़ी सी वर्किंग जरूर दिखा दीजिएगा, वर्किंग इन सेंस अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ही पहले दिखा दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा एक प्रेजेंटेबल वे रहता है। इनका डिफरेंस निकाल लो, टोटल का भी डिफरेंस निकाल लोगे, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी। मैं अलग अलग निकाल कर इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे पर प्रोडक्ट भी पता चले ना कितना फर्क पड़ रहा है, थोड़ी सी डिटेल वर्किंग हो जाएगी। जी 300 मिलियन से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? ओके 19 नहीं समझा नहीं, मतलब हम तो पहले वो निकाल रहे हैं ना, एडिशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है। देखो ये प्रॉफिट है एडवर्टाइजमेंट के बाद का, ये प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट से पहले का। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये देख रहा हूं कि मुझे एडिशनल प्रॉफिट कितना मिल रहा है। ठीक है, पहले निकालो, बताता हूं मुझे पहले प्रॉफिट कितना मिल रहा था इस प्रोडक्ट से, 2820। एडवर्टाइजमेंट के बाद कितना मिल रहा है? चलो आगे बताओ, इसका कितना आ रहा है एडिशनल प्रॉफिट? 190। और इसका कितना आ रहा है? 1। इसका दोबारा चेक कर, 2649। ओके 180, इसको 188 कर लेते हैं, 123, तीनों का सम कर लें। $611। अब इसमें से आपको ₹250 को लेस करोगे और ये देखोगे कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। कितना? 280 कितना था? 250 था। 3। ये है मेरे पास एडिशनल प्रॉफिट। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट की वजह से मेरे पास कितना इंपैक्ट आया मेरे प्रॉफिट के अंदर? 361 का। बात समझ में? कहाँ पे? हाँ, आंसर में 19-20 का फर्क है, कोई एक चीज़, इतनी जगह पे हमने नंबर्स भी तो ऊपर नीचे किए हैं। इतना गंदा सवाल, अरे इतना इतना प्यारा सा सवाल है। उसके बाद छोड़ देंगे आगे, बोलेंगे ये आई कैप, ये क्या है आई कैप से, ये एग्रीमेंट में नहीं था, है ये एग्रीमेंट में नहीं लिख के दिया था आपने हमें। भाई क्या हो गया, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा है तो नियत समझो उसकी नियत ठीक नहीं है। पास पेपर छोड़िए, इतना करीबी पास पेपर, या तो ये बहुत पुराना कोई पास पेपर है या ये उसके बनाए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। करीब के पास पेपर में तो मैंने नहीं देखा इस तरह का कोई सवाल। और करीब के पास पेपर में ABC शेबीसी नहीं करता, वो नाम देता डायरेक्ट। क्या? अरे नाम लेके क्या करना है? एक सवाल मैंने देखा आई कैप का, मैंने उस वक्त बैठा हुआ कर रहा था, एडवांस लेवल का सवाल है। उसके अंदर पता है उसने क्या क्या नाम लिया? चौसा लिमिटेड,
दशहरी लिमिटेड, लिटरली ये अकाउंटिंग का सवाल था एक पेपर के अंदर। वो पता नहीं उसको क्या, आम का शौकीन आदमी था, दशहरी लिमिटेड, चौसा लिमिटेड, लंगड़ा लिमिटेड, ऐसे नाम थे उन सवाल के, एक ही पास पेपर में सारे नाम थे उसके। तो मैं हंस रहा था, मैं अपने भाई को भी देखा, मैंने कहा ये देखो ये हरकतें आई क्या। तो ऐसे ऐसे नाम देता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। देखो मैंने क्या, गुलाब जामुन ने, तो ऐसा तो आई कैप का फेवरेट है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। अगर वो रबड़ी खा रहा होगा तो रबड़ी लिमिटेड, मिठाई लिमिटेड, ये चलता रहेगा उसका। अगर वो मसाले वाले होगा तो फिर बिरयानी लिमिटेड, कोरमा, ये चलता रहता है आई कैप का। आपको हर सवाल में एक हंसी मजाक की चीज मिलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टेंशन लेते हो उसको देख के या हंसते हो उसे देख के। क्यों, मेरा हंसी आती है मुझे तो जब मैं नाम पढ़ता, मैं तो नाम पढ़ता हूँ सबसे पहले से, नाम क्या दिया है, ओ ये वाला नाम। क्या, अपने साथ ले जाना डब्बे, हर तरह की वैरायटी के लिए। चलो भाई, ये सवाल समझ में आया, हो जाएगा मजीद। अच्छा, अब आपने कौन कौन से करने, 18, 17, 18 नहीं हुआ, 18 हो जाएगा, 20वां तो कल मैंने करवाया है। अच्छा वो, चल हो गया वो, सबसे हो गया, उसमें कर लो दोस्त, कोई मुश्किल हो। सही, अच्छा अब 18 करना है हमें, और उससे पहले 19 हो गया, 17, 17 कर लो, 16 कर लो, 16 17 कर लो, और आपने 18, 20 भी करना है आपको। तो यहां तक ये सवाल करो, फिर मैं पास पेपर दे रहा हूं आपको। ये कर लो, फिर पास पेपर करो। ओवरऑल पास पेपर। अच्छा भाई, हमारे पास सीवीपी एनालिसिस के रिसेंट पास पेपर नहीं करने आपने, ये वाला, इसकी रिकॉर्डिंग तैयार है, या आप करेंगे सब कुछ करने के बाद? डिसीजन मेकिंग के साथ ले लेगा ना वो, डिसीजन मेकिंग के साथ टेस्ट कर लेगा, इस वजह से। किसमें? ओके, तो अब आपने ये 3 सवाल करने हैं मेनली, स्प्रिंग 2025, ऑटम 2023 और ऑटम 2022। समझ आ रही है? हेलो, ठीक है, ये 3 सवाल आप लोगों ने करना है, और 3 सवाल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के हैं। देखें कितना होमवर्क मिलता है इनको, देख बताओ इन्हें कितना होमवर्क मिलता है आप लोगों को। ये बेचारे एक उसमें ही परेशान हो जाते हैं, एक सवाल सर ने भेज दिया, कैसे होगा वो एक सवाल, एक एक घंटा लगता है इनको एक सवाल करने में, फिर भी बेचारे करके आते। ये साल तो होता है, कह सकते हक है उनका, वो पास है उनका। देखिए जब तक मेरे पास नहीं हुए थे ना, तो मैं भी कहता था यार पता नहीं। अब मैं भी बता रहा हूँ ना, सी स्टार पे लगाऊंगा पोस्ट जाकर, इजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है, छोड़ो इसे, ये है ही क्यों, मजाक मजाक में हो जाना चाहिए। पास करने के बाद ऐसे ही भरा हूँ, ठीक है, आप भी पास करने के बाद ऐसे ही बोले, जैसे ही जिस दिन पास होगा उस दिन ये कोई पेपर होता है सर, FAR 1 पढ़ने वालों को, ये क्या तुम पढ़ रहे हो फजूल चीज। ठीक है, तो हो जाना चाहिए, DSR आसान होता है, कर लिए हैं, समझें।